बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां रुद्रप्रयाग सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। त्रियुगी नारायण मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। तो रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। त्रियुगी नारायण मंदिर गए हैं, वहां पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। त्रियुगी नारायण मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना के लिए आज सीएम त्रियुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। पूजा अर्चना की गई, विशेष पूजा अर्चना। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां त्रियुगी नारायण मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है, बातचीत भी की है और साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में की है। तो आज रुद्रप्रयाग सीएम पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी की है। ओम सहस्रदीर्घां भुर्गो सहस्रात्सभून्गं समर्थिस्त्वात् पुंडरीकाक्षाय प्रणातु पुंडरी ओमोदिता आसनोको विष्णे चार्वक्षणम् उमा याति शुक्लां वरदं देवं शशिवं चतुर्भुजम् ओम सहस्रदीर्घां भुर्गो सहस्रात्सभून्गं समर्थिस्त्वात् पुंडरीकाक्षाय प्रणातु पुंडरी ओमोदिता आसनोको विष्णे। तो रुद्रप्रयाग सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें भी आप देखिए, स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है। स्थानीय लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया है। तो त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। विशेष पूजा अर्चना की गई है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वहां पे जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। और केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसीलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। हालांकि जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस रही है। तो तमाम तरह के आरोप और 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होगा, उपचुनाव होंगे और इन सबके बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी लगातार दौरे देखे जा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और इस दरमियान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज देखा जा रहा है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर तमाम तरह के कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आती रही है और एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज आने वाले दिनों में, यानी 20 तारीख कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये जो यहाँ की जनता है, केदारनाथ की जनता है, वो अपना वोट डालेगी और इसके बाद स्थिति साफ होगी कि केदारनाथ में किसे चुना जाना है। लेकिन इन सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक
और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए कई स्टॉल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की है कि जनजातीय क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो, इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। जनजाति गौरव दिवस का आयोजन और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओएनजीसी स्टेडियम में यह गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम धामी यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जनजातीय सशक्तिकरण महोत्सव सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनजातीय समाज का उत्थान। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और इसमें विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों को शामिल करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि शराब की दुकानें, बार आदि निर्धारित समय तक ही खुले, इसकी सतत निगरानी की जाए। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी। और देहरादून में बीते दिनों हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधी इंतजामों की भी पोल खोल रहा है। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस की इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही है जो शराब का सेवन करके गाड़ी को चला रहे हैं। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं।
देहरादून में बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए उन सभी में कहीं पर भी ओवर स्पीड नजर नहीं आई है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आखिरी के 500 से 700 मीटर की दूरी में गाड़ी काफी तेज रही। उन्होंने ये भी कहा है कि परिजनों से बातचीत के बाद ये लग रहा है कि बच्चों ने पार्टी जरूर की, पर अधिक ड्रिंक को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। एसएसपी ने सभी परिजनों और बच्चों से अपील की है कि ओवर स्पीडिंग से बचें। उन्होंने ये भी कहा कि निर्धारित मानक के तहत ही सभी लोगों को ड्राइविंग करनी चाहिए और इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी देहरादून के पुलिस कप्तान ने लोगों को आगाह किया है। देखिए, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चियों की डेथ हो गई थी, उसमें एक अभी क्रिटिकली इंजर्ड इलाजरत है वहाँ पर, और अभी उससे इसलिए बात नहीं हो पाई है कि घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो भी पुलिस ने आरटीओ द्वारा जो भी हमारा टेक्निकल माना गाड़ी का हुआ हो, चाहे जो भी हमें रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसमें अभी तक यही क्लियर हो पाया, जिसमें पेरेंट्स से भी बात हुई है कि जो भी जगह पर हमने स्पॉट करी गाड़ी, वहाँ पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को देखा गया। तो अगर ये कहीं से जो भ्रांति चल रही है कि कहीं बहुत हैविली ड्रिंक करके या ऐसे कोई गाड़ी चला रहे थे, रैश ड्राइविंग चल रही थी शहर के अंदर, तो अगर ऐसा होता तो सीसीटीवी कवरेज में भी आता, और नेचुरल सी बात है उसकी शिकायत 112 पर भी लोग कर देते हैं, कभी ऐसी चीज़ देखते हैं, तो उसको भी हमने वेरीफाई किया डेटा से कि ऐसी कोई बात शहर में उस दौरान किसी ने शिकायत करी उस गाड़ी को लेकर, या पुलिसकर्मियों ने स्पॉट किया हो, या कहीं सीसीटीवी कवरेज में इस तरह का उसका रैश ड्राइविंग करते आया हो। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना और उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड रेनोवेशन सहित 19 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि ग्रीन बिल्डिंग का कार्य देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा, इसमें चाहे बारिश आए चाहे कुछ और हो। उत्तराखंड में लंबे समय से उपनल कर्मियों की तरफ से नियमितीकरण की मांगें चली आ रही हैं। जहां एक तरफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया, तो वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आया। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं उन्होंने कहा कि उपनल राज्य सरकार और धोखा और अन्याय कर रही है, और इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भी उपनल कर्मियों को एक रास्ता सुझाया था। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने, और हमारे जो अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, और उसका फल आज अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा है उस फॉर्मूले को मान ले। मगर मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैंने आज उठ भी रखा था, फिर से ये दूसरी बार उपवास रखा। ये केदारनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। वहीं क्यूंजा घाटी के कंडारा
भड़ज और गबनी गांव में चुनावी नुक्कड़ सभाओं को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल योजनाएं बना रही है जो केवल कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में आपदा आई लेकिन सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस बार केदारनाथ की जनता बीजेपी से उसकी करतूतों की सजा है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि बीजेपी राज में बाबा केदार का सोना चोरी कर लिया गया, जगह जगह अपराधों का बोलबाला है। सुनिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, आचार और व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल, नियमावली बनाए जाने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि राज्य स्थापना दिवस की रात्रि परेड के दिन पुलिस लाइन में अग्रिम पंक्ति में सीट न मिलने पर विधायक चमोली नाराज हो गए थे। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूँ, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती हैं, जिला अध्यक्ष। केदारनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। वहीं क्यूंजा घाटी के कंडारा, भड़ज और गबनी गांव में चुनावी नुक्कड़ सभाओं को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल योजनाएं बनाती रही है जो केवल कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में आपदा आई लेकिन सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बार केदारनाथ की जनता बीजेपी से उसकी करतूतों की सजा देने को तैयार है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि बीजेपी राज में बाबा केदार का सोना चोरी कर लिया गया है, जगह जगह अपराधों का बोलबाला है। निश्चित रूप से मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शांति बेला में हमारे यहाँ बैठक हुई है और उन्होंने यहाँ इसको प्रतिभाग किया है। हमें विश्वास भरोसा दिला है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और ये आक्रोश भी दिख रहा है। जनता में नाराजगी है, गुस्सा है भाजपा की जो जनविरोधी नीतियां हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की और केदारनाथ की महान जनता को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। जिन मुद्दों पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर उनको आना चाहिए थे, आज मुद्दे गायब हो चुके हैं। पलायन बड़ा मुद्दा। जो हमारे श्री केदारनाथ जी हैं, ये उनकी भूमि है और निश्चित रूप से ये भूमि जो है भगवान की भूमि है। और भगवान की भूमि में आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपा सरकार ने भगवान के मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही, उनकी एक शाखा दिल्ली में खोलने की बात करी, तो कहीं ना कहीं जो है जब किसी आस्था के केंद्र पर बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है फिर जनता भी उसका जवाब देने को तैयार रहती है। तो आज जो है यहाँ पर मैं तो ये कह रहा हूँ, केदार घाटी की संपूर्ण जनता आज धामी सरकार की इस बात से बहुत नाराज है कि वो जो है इस मंदिर को कहीं अन्यत्र ले जा रहे थे, इसकी शिला को। तो आज उस पर जो है लोगों का आक्रोश है। दूसरा जो है केदारनाथ में आपने देखा होगा कि सोना चोरी होने की घटना हुई। जब ये लोग भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ रहे, देखा होगा कि जिस तरह से लोग केदारनाथ से जो यहाँ से सोना चोरी हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोगों की भारी नाराजगी। सारे लोग विकास की ओर जाना चाहेंगे, जहाँ से उनको विकास मिले और रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार यहाँ पे मेन मुद्दा है। इतने जवान युवा हैं जो वो सारे बेरोजगारी के चक्कर में घर पे बैठे हैं। उन्हें रोजगार देना ही, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उनको रोजगार देना जरूरी है। हमें उनका सम्मान करना था, जो कि
हर जो कि यहाँ पे हर माता और बहनों ने अपना कर्तव्य निभाया है, उनका सम्मान किया है। हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी उस गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में खैर के पेड़ों का अवैध कटान कर रहा था। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में अहम जानकारी मिली है। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। तो वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर तमाम जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी ये इस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। हमारे प्रभागीय वन अधिकारी महोदय और हमारी उप प्रभागीय वन अधिकारी महोदय केसन में यहाँ विभिन्न रेंजों में टीमों का गठन किया गया था और साथ में हमारे द्वारा 9 नवंबर को यहाँ पे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश कराया गया है और इसमें हमारे द्वारा बिजनौर रेंज, साथ में क्षेत्र अधिकारी लक्सर मैडम का भी साथ लिया गया इसमें पूरे प्रकरण में, और साथ में 2 बंदों को गिरफ्तार करा गया है। एक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करा गया है आपका दापकी कला गांव से, और एक अभियुक्त जो है बिजनौर की नजाकतपुर से गिरफ्तार किया गया। कोहरे के कारण हरिद्वार देहरादून हाईवे सहित शहर की अन्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। कुछ स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। मौसम में ठंड और बढ़ने के कारण सुबह काम पर जाने वाले लोग और स्कूली बच्चे ठिठुरते हुए नजर आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज घने कोहरे ने हालात और कठिन बना दिए। वहीं कोहरे और ठंड का असर बाजारों में भी दिखाई दिया, जहां लोग देर से पहुंचे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावनाएं हैं। धुंध जो बढ़ रही है उससे बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आ रही है और जो ये गाड़ी चलाते हैं, बाइक, ट्रक, कार, इन सबको और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। हाँ, पर फिर भी ये है ना कि धुंध ना लाइट में भी कभी कभी दिखाई नहीं देती है, इस वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मानसून के कारण 5 महीनों की वार्षिक बंदी के बाद आज राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जून में हुई बरसात के चलते हर साल की तरह 15 जून को इस पार्क को बंद किया गया था। अब पर्यटक चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहड और आशारूढ़ी रेंज में वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। सुबह पार्क के जरा रेंज में वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गेट खोले और पर्यटकों का स्वागत किया है। इस वर्ष जंगल सफारी के दौरान सभी गाड़ियों को विशेष ड्रेस में देखा जाएगा ताकि उनकी पहचान आसान हो सके। पार्क प्रशासन के अनुसार इस कदम से पर्यटकों की सुविधा और गाइडों की पहचानों में सुधार आएगा। हाँ, निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन हैं, उनके वाहन चालक हैं, उनको विभाग द्वारा एक आईडी जारी की जाएगी और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी में नजर आएंगे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में फरासू के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में 2 लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था और फरासू के पास अनियंत्रित होकर सड़क से 50 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा और इस दौरान एक महिला और एक युवक बुरी तरह फंसे हुए थे। घटनास्थल पर ही पहुंचते ही एसडीआरएफ टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू शुरू किया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मेरे पास इनका और ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई है और पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब कार में सवार लोग मेरठ से रुड़की की तरफ जा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि मेरठ से 8 लोग एक स्कॉर्पियो कार में सवार होकर रुड़की के चंद्रपुरे इलाके में हो रही शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी देवबंद तिराहे के पास पहुंचे, चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी कि अचानक चालक ने नियंत्रण को खो दिया और स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी कई बार पलटी खाकर सड़क पर बिखर गई।
मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है, और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।